देखिए, हर बड़ी और महान सभ्यता का एक ना एक दिन अंत तो होता ही है ना? उनके शहर, उनके महल, सब कुछ सदियों की मिट्टी और खामोशी के नीचे कहीं दफन हो जाते हैं। ये इतिहास का एक कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सल नियम है। लेकिन ईरान, उसने इस नियम को तोड़ दिया। ये कहानी है उस जमीन की जिसने बार-बार मौत को मात दी है। तो सवाल यही उठता है कि कोई सभ्यता ऐसा करती कैसे है। जरा सोचिए, पिछले 2500 सालों में ईरान पर यूनानियों ने हमला किया, अरबों ने उसे जीता, तुर्क आए, और तो और मंगोलों ने तो लगभग पूरी तरह से तबाही मचा दी थी, लेकिन फिर भी आज भी वो मौजूद है। तो यही वो रहस्य है जिसकी हम आज इस विश्लेषण में पड़ताल करने वाले हैं। जैसा कि हमारे स्रोत कहते हैं, ईरान ने इतिहास के इस नियम को तोड़ दिया। एक ऐसी सभ्यता जिसे खत्म हो जाना चाहिए था, वो उल्टा अपने विजेताओं को ही अपने अंदर समाती रही। उनके धर्म, उनकी भाषाएं, उनकी संस्कृति, सब कुछ अपने रंग में ढालकर कुछ बिल्कुल अलग, कुछ बिल्कुल ईरानी बना दिया। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है ईरानी पठार से, जहां मेड्स नाम की एक जनजाति ने एक काफी शक्तिशाली साम्राज्य बनाया हुआ था। लेकिन उन्हीं के दक्षिण में एक और ताकत बहुत चुपचाप धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक ऐसी ताकत जो जल्द ही दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो ताकत थी साइरस, एक युवा पारसी राजकुमार। 550 ईसा पूर्व में उसने अपने ही शासकों मीड्स के खिलाफ बगावत कर दी, और बहुत ही हैरानी की बात है कि बड़ी जल्दी दोनों राज्यों को एक कर लिया। लेकिन वो यही नहीं रुका। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए उसने लीडिया के अमीर साम्राज्य को हराया, और फिर वो किया जो इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 539 ईसा पूर्व में उसने दुनिया के सबसे बड़े शहर बेबीलोन पर बिना लड़े ही कब्जा कर लिया, बल्कि वहां तो उसका एक हीरो की तरह स्वागत किया गया। बेबीलोन जीतने के बाद साइरस ने कुछ ऐसा किया जो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही असाधारण था। उसने एक आदेश जारी किया जिसे आज हम साइरस सिलेंडर के नाम से जानते हैं। इस आदेश ने सभी जीते हुए लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करने की पूरी आज़ादी दी, और जिन्हें देश से निकाला गया था उन्हें अपनी मातृभूमि में लौटने की इजाज़त दी। ये सिर्फ एक चालाक राजनीतिक चाल नहीं थी, बल्कि ये शासन करने का एक बिल्कुल नया, एक सहिष्णु तरीका था। तो देखिए, साइरस ने साम्राज्य बनाया, लेकिन उसे एक अच्छी तरह से चलने वाली मशीन बनाया डेरियस प्रथम ने। उसने पूरे साम्राज्य को क्षत्रप नाम के प्रांतों में बांटा, जहां लोकल गवर्नर तो थे, लेकिन कंट्रोल सेंटर सेन का ही रहता था। उसने कम्युनिकेशन के लिए एक शानदार रॉयल रोड बनवाई, और व्यापार को आसान बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड सोने का सिक्का डेरिक भी शुरू किया। इतिहासकार हेरोडोटस रॉयल रोड की इस एफिशिएंसी से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने इसके दूतों के बारे में ये मशहूर लाइन लिखी। ये उस अविश्वसनीय संगठन को दिखाता है जिसने इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ बांध कर रखा था। लेकिन हर साम्राज्य को चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है, और यहीं से ईरान के जिंदा रहने का असली राज सामने आता है। जब भी ईरान को जीता गया, उसने आखिरकार अपने विजेताओं को ही सांस्कृतिक रूप से अपने अंदर मिला लिया। पहली बड़ी परीक्षा आई सिकंदर महान के साथ। सिर्फ कुछ ही सालों में उसकी सेना ने शक्तिशाली अकेमेनिड साम्राज्य को तहस-नहस कर दिया, और इस तबाही का क्लाइमैक्स था 330 ईसा पूर्व में परसेपोलिस का जलना। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। सिकंदर जितना ज्यादा फारस को जीतता गया, उतना ही ज्यादा वो फारसी संस्कृति को अपनाता गया। उसने फारसी शाही पोशाक पहनी, ईरानी रईसों को अपनी सरकार में शामिल किया, और यहाँ तक कि एक ईरानी राजकुमारी से शादी भी की। वो एक ऐसा विजेता था जो धीरे धीरे उन्हीं लोगों जैसा बनता जा रहा था जिन्हें उसने हराया था। अब कहानी को लगभग 1000 साल आगे बढ़ाते हैं, और इतिहास ने खुद को दोहराया। अरब प्रायद्वीप से उठने वाली एक नई ताकत, इस्लाम के झंडे तले ससानियन साम्राज्य को उखाड़ फेंका, जो एकेमेनिड्स के उत्तराधिकारी थे। 651 ईस्वी तक आखिरी ससानियन राजा मारा जा चुका था, और फारस एक नए इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया था। और एक बार फिर वही पैटर्न सामने आया। अरब विजेता एक नया धर्म और एक नई भाषा तो लाए, लेकिन अपने इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए उन्हें एक बने बनाए और बेहद कुशल सिस्टम की जरूरत थी। तो उन्होंने सदियों से चले आ रहे फारसी प्रशासनिक मॉडल को अपना लिया। टैक्स कैसे इकट्ठा करना है, प्रांतों को कैसे मैनेज करना है, और एक जटिल सरकार कैसे चलानी है, ये सब कुछ उन्होंने वहीं से सीखा। मतलब राजनीतिक रूप से हारने के बावजूद
फारसी संस्कृति ने एक स्वर्ण युग, एक गोल्डन एज का अनुभव किया। सामान्य राजवंश के तहत फिरदौसी जैसे कवियों ने शाहनामा लिखा, जो फारसी पहचान की रीढ़ की हड्डी बन गया। इब्ने सीना जैसे विद्वान दुनिया के महानतम विचारकों में गिने जाने लगे। विडंबना देखिए, जिस इस्लामी सभ्यता ने ईरान पर विजय प्राप्त की थी, वो खुद ही फारसी संस्कृति के प्रभाव में आ रही थी। ईरानी लचीलेपन की सबसे बड़ी परीक्षा वो 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमणों के साथ आई। ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक प्रलयकारी तबाही थी। शहरों को मटियामेट कर दिया गया, आबादी का नरसंहार किया गया और सिंचाई की व्यवस्थाएं बर्बाद हो गईं। ऐसा लगा कि शायद बस यही अंत है। लेकिन फिर जो हुआ वो अविश्वसनीय था। कुछ ही पीढ़ियों के अंदर पारस के मंगोल शासकों ने इस्लाम धर्म अपना लिया और फारसी कला और संस्कृति के सबसे बड़े संरक्षक बन गए। मतलब सबसे विनाशकारी विजेताओं को भी अंततः फारसी बना दिया गया। मंगोलों के बाद ईरान को एक और महत्वपूर्ण मोड़ का सामना करना पड़ा। एक ऐसा मोड़ जो इसकी पहचान को हमेशा के लिए बदलने वाला था, और ये थी सफाविद क्रांति। 1501 में एक युवा और करिश्माई नेता शाह इस्माइल प्रथम ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। उसने शिया इस्लाम की 12वीं शाखा को ईरान का आधिकारिक राज्य धर्म घोषित कर दिया। ये एक चौंकाने वाला कदम था, क्योंकि उस समय ज्यादातर आबादी सुन्नी थी। इस एक फैसले ने ईरान को बाकी इस्लामी दुनिया से एक अलग रास्ते पर डाल दिया। इस फैसले ने ईरान को उसके शक्तिशाली सुन्नी पड़ोसी ऑटोमन साम्राज्य से हमेशा के लिए अलग कर दिया। इसने एक ऐसी खास ईरानी पहचान बनाई जो आज तक कायम है, जो धर्म और संस्कृति को एक अनोखे तरीके से जोड़ती है। चलिए अब तेजी से 20वीं सदी की ओर चलते हैं। एक ऐसा समय जब ईरान को आधुनिक दुनिया की ताकतों और अपनी प्राचीन विरासत के बीच एक संतुलन बनाना पड़ा। 20वीं सदी में पहलवी राजवंश के तहत तेजी से आधुनिकीकरण हुआ, लेकिन 1953 के तख्ता पलट और शाह के बढ़ते तानाशाही शासन ने लोगों में गहरा असंतोष पैदा कर दिया। और ये असंतोष 1979 में एक ज्वालामुखी की तरफ फटा, जिसने न सिर्फ शाह को उखाड़ फेंका, बल्कि ईरान में 2500 साल पुरानी राजशाही को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। राजशाही की जगह एक बिल्कुल नई व्यवस्था ने ले ली, इस्लामी गणराज्य। ये एक धर्मतांत्रिक गणराज्य था, जिसमें एक दोहरी संरचना थी। एक तरफ चुने हुए राष्ट्रपति और संसद, लेकिन दूसरी तरफ अंतिम अधिकार एक बिना चुने हुए सर्वोच्च धार्मिक नेता के पास था। तो हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं, एक सभ्यता आखिर जिंदा कैसे रहती है? शायद इसका राज यहीं छिपा है। ईरान का रहस्य ये नहीं था कि वो हमेशा सैन्य रूप से जीतता था, बल्कि ये था कि उसके पास एक स्थायी सांस्कृतिक और प्रशासनिक प्रतिभा थी। एक ऐसा ज्ञान कि एक विशाल भूभाग पर शासन कैसे किया जाए, और इसी ज्ञान ने उसे किसी भी विजेता के लिए जरूरी बना दिया। ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। साम्राज्य ताकत से बनते हैं, सेनाओं से और विजय से बनते हैं, लेकिन एक सभ्यता जो साम्राज्यों के उठने और गिरने की गवाह होती है, वो आखिर किस चीज से बनती है? संस्कृति से, विचारों से, या सिर्फ जिंदा रहने की कभी ना हारने वाली इच्छा से? ईरान की कहानी हमें इन सवालों पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है।